नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर उन्नाव पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर सुबह करीब 10 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में उतरा, जहां कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी गौरंग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प गुच्छ भेंट कर राज्यपाल का अभिनंदन किया। बता दें कि उन्होंने मंच से कहा, आज का दिन गौरव का दिन है। एक सप्ताह पहले हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और आतंकवाद को करारा जवाब दिया। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि भारत की सेनाओं ने जिस तरह से साहस और सटीक रणनीति से आतंकवाद पर प्रहार किया, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारे जवानों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दृढ़ संकल्प और साहस दिखाया, वह असाधारण था। देश की सीमाओं की रक्षा में लगे सैनिकों के सटीक निशाने और समर्पण से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। हमारी सेनाओं को हम सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यही है नया भारत, जो सहता नहीं, जवाब देना जानता है। राज्यपाल ने जोशीले अंदाज में कहा। राज्यपाल ने आगे बताया कि देश भर में निकाली गई तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशवासियों ने जवानों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को अपनी सेनाओं पर गर्व है और ऐसे मौके पर देश एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाता है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में एक गंभीर अपराध का रूप ले चुकी है। कल जब मैं सीतापुर जेल के भ्रमण पर गई थी, तो पता चला कि वहां 30% कैदी दहेज से जुड़े मामलों में बंद हैं। आपको बता दें, राज्यपाल ने आगे कहा कि समाज में आज भी 30% बेटियों को जन्म से पहले या तुरंत मार दिया जाता है, जो अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक है। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बेटी की जानकारी मिलते ही ऑपरेशन करवा देते हैं, यह अमानवीय है। बेटा हो या बेटी, जन्म का अधिकार सबका है। राज्यपाल ने कहा कि भ्रूण हत्या के मामलों में निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत है। हमारे अफसर भी आंख बंद करके बैठे हैं। मैं कल भी अधिकारियों को निर्देश दे चुकी हूं, औचक निरीक्षण करें, जांच करें, एफआईआर दर्ज करें और दोषी डॉक्टरों को जेल भेजें, उन्होंने स्पष्ट किया। संबोधन आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। हर्डल खड़ा करता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसको दूर करनी। अब ये सब काम भारत की सेना कर रही है, भारत के युवा कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में दो बच्चों ने जो विशेष बात है, इसके साथ जोड़ रहे हैं। विकसित भारत, इसको विकसित भारत करते हैं। क्या बड़े बड़े 6 लेन बन गए, एयरपोर्ट बन गए, बड़े बड़े हॉस्पिटलें बन गई, क्या इसको हम विकसित भारत कहेंगे? नहीं। हर बच्चे को इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर परिवार को मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर घर को शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए। जिसको जो मिलना चाहिए वो मिले, ये प्रयास सभी सरकारें कर रही है। इसमें हमारा योगदान होना चाहिए, इसमें हमारा योगदान होना चाहिए। और विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, और वो बार बार युवाओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाई आने वाला समय 25 साल ये आपके हाथ में है। आप सोचिए आपको क्या करना है भारत को आगे ले जाने के लिए। आपके कंधों पर एक दायित्व आने वाला, और इसी वजह से जरूर है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति। देश के लिए फना हो जाना, देश के लिए काम करना, यही हमारा दायित्व बनता है। सिर्फ परिवार का काम करने के बाद बैठ जाना कि मेरे परिवार का तो बड़ा बड़ा मकान, भवन सब बन गए, अब कुछ नहीं करने की जरूरत, ऐसे भारत विकसित नहीं बनता है। हर पल हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हर काम हमें देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो दायित्व करती है, जो जिम्मेवारी निभा रही है,
अच्छी तरह से काम कर रही हूँ, मैं तो अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। इसी तरह जो हम कार्य करते रहेंगे तो भारत विकसित बनेगा बनेगा बनेगा। इसी तरह हमारी एक बेटा ने वो दहेज पर बात करी, बेटी ने विकसित भारत पर बात करी। शायद आपके दिल में कुछ न कुछ हुआ होगा दहेज के बारे में, जब हमारी बेटा बोलता है क्या स्थिति है। गर्भ सीतापुर में थी और जेल का भ्रमण किया। मैंने अधिकारियों को पूछा दहेज प्रथा के कारण कितने कैदी इधर है, उन्होंने बताया 30%। मतलब समाज में 30% दहेज प्रथा से जुड़े हुए हैं और दहेज में बेटियों को मार देते हैं और इसी वजह से सजा और इसके बाद जेल की सजा। दूसरा मैंने पूछा दूसरा नंबर पर कौन, तो दूसरे नंबर पर खून, हत्या, ये 30% है। और इसके अलावा 30% जमीन पर का मामला है जो आप हमको स्वामी विवाह होता है। क्या अधिकार है हमें बच्चों की छुट्टी उम्र में ब्याह करने का? कोई अधिकार नहीं है। कब विवाह करना, किसके साथ करना, ये सब उसका अधिकार है, माँ बाप का अधिकार। माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं और उसका अधिकार है अच्छा संस्कार देना, उसको पढ़ाना, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी माता की है, पिता की है, परिवार की है, नहीं के विवाह। हमारा संविधान बताया बाबा साहेब अम्बेडकर, ये संविधान कहता है कि 14 साल के सभी उम्र वाले बच्चों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, 100% एजुकेशन मिलना चाहिए। क्या हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि हम कर सकते हैं? ये भी हमारी फर्ज है, चाहे जितने हुए विधायक हो, एमपी हो, जनप्रतिनिधि हो, जिला पंचायत हो, ये सभी का दायित्व बनता है कि हर गांव में प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हो, एक बच्चा स्कूल में पहुंचे। इसकी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान से लेकर मंत्री तक की होती है, अधिकारियों की होती है। सेक्स रेशियो, कल मैंने सीतापुर में देखा सेक्स रेशियो 886, 1000 लड़कों के सामने 886 बेटियां हैं। बताइए कितने हमारे बेटे को बहू नहीं मिलेगी? सोचा कभी कि हम हमारी बेटी को भ्रूण में ही मार देते हैं? नहीं चाहिए बेटी, बेटा ही चाहिए, बहू भी चाहिए। कहां से लाओ? ऊपर से आएगा वो। ये काम हम लोग संयुक्त रूप से करें। इसमें मेडिकल हॉस्पिटल अभी लगी हुई, चाहे प्राइवेट हो कि सरकारी हो, बैन है इस पर। भ्रूण हत्या आप नहीं कर सकते, पाप है तो कानून भी कहता है कि आप नहीं कर सकते। और ये परिणाम इसी वजह से आया है, कहीं ना कहीं चुपचाप एक काम हो रहा और हमारे अधिकारी भी आंख बंद करके बैठे हुए। मैंने कहा रजिस्टर उठाइए, जहां भी हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हमारी हॉस्पिटलों में पता होना चाहिए कि कितनी बेटियों को प्रेग्नेंट है। वो जांच करवाती है और डॉक्टर को
पूछती है क्या है, और डॉक्टर बोलते जाओ सिर्फ न सिर्फ पैसा के कि बेटी है, बस हो गया खत्म। सर ऑपरेशन कर दो, मुझे बेटी नहीं चाहिए, घर में एक तो है, दूसरी बेटी को क्या करूं। और 3,000 4,000 रुपया लेकर चुपचाप बेटी को खत्म कर दिया, खुश होकर घर बन गए, क्योंकि हमें एक बेटी का खून कर दिया। क्या है भारत जैसा देश जो आध्यात्मिक नगरी हम बोल रहे हैं, क्या ईश्वर ने कभी ये काम किया? या तो हमें कभी उसने कहा है कि बदलो, बेटी हो बेटा हो सबका जन्म का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी का नहीं। और इसी वजह से कभी मैंने अधिकारियों को कहा है या रजिस्ट्रेशन करवाइए, सरप्राइज विजिट करिए हॉस्पिटलों में, क्या हो रहा है उसका FIR दर्ज करिए, पकड़िए, जेल में भेजिए। किसी की भी हॉस्पिटल हो, किसी की भी हॉस्पिटल हो, लेकिन ऐसा काम करने वाले ऐसे डॉक्टरों को तो सजा होनी ही चाहिए। और इसी वजह से काम हमारा है सरप्राइज विजिट करके ऐसे हॉस्पिटलों को, ऐसे डॉक्टर को पकड़ना, उसको सजा। मैंने गुजरात में काम किया, अटक गया सब कुछ। कैसे ऐसी सोच भी हम कर सकते हैं? और ऐसी बात आज हमारे बेटे ने कहा, कितनी करुणा थी इसमें। दर्दनाक कहानी है। बेटी पूछती है, माँ क्यों मारते हो मुझे? मुझे आकाश देखना है, धरती देखना, मेरा आंगन देखना है, मुझे पढ़ना है और बड़ी होकर आपकी सेवा करना है, इसका अवसर दीजिए मुझे। लेकिन माँ नहीं सुनती है, बाप भी नहीं सुनता है और डॉक्टर भी नहीं सुनता है, ये पुकार नहीं सुनता है और काम खत्म हो जाता है। बंद करिए ऐसी धोखे धक्का करके कोई बात नहीं। एक सप्ताह पहले हमारे देश के नौजवानों ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे BSF जवानों ने और इसके साथ संबंधित पुलिस सुरक्षा करने वाले सभी लोगों ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान को परास्त कर दिया, आतंकवाद को परास्त कर दिया। जिस तरह देश में आतंकवाद फैला, आ जाना, कई लोगों को मार देना, नुकसान कर देना, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। विश्व के कई देशों भी इसको आतंकवाद मानते नहीं थे, क्योंकि आतंकवाद की व्याख्या क्या है, किसको आतंकवाद कहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री ने और सब जवानों ने साथ में मिलकर जो साहस दिखाया, संयुक्त रूप से आतंकवाद को नष्ट करने के लिए और आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए सटीक निशाना लगाया और कई ऐसे आतंकवादी मारे गए। हमारे 28 परिवारों का सिंदूर उजाला और नाम भी ये दिया, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की कीमत क्या होती है ये हमारी महिलाएं जानती है, हमारे परिवार जानता है। और इसी वजह से जो काम पराक्रम किया है, इसके लिए आज हम समस्त हमारे सेनाओं को सलाम करते हैं, अभिनंदन देते हैं। हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मीयता से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए,
वो पढ़ता है तो पढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और गरीब परिवार होने की वजह से जो जरूरी है ऐसा पोषण उसको नहीं दिया जा सकता है, तो सरकार की ये जिम्मेवारी है, साधन संपन्न लोग जो है वो ये करना चाहते हैं, उसको जोड़िए और पोषण को दीजिए और उसको बढ़ाइए। ये है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसकी वजह से मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक कार्यकर्ता ने इधर बजा कर ये दिखाया, क्या उद्देश्य, कितने प्रकार के काम सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते। इलेक्शन आया, जोड़ दिया, बराबर है, जोड़ दिया। कहीं कोई रोग शुरू हो गया, जोड़ दिया, काम। ऐसे विविध प्रकार के काम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है और ये हमारी जिम्मेवारी है। चुपचाप एक काम हो रहा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। पहली बार जब मैं आई, शायद उन्नाव ने शायद मुझे कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परीक्षा ली, सही है कि 12 में था, मुझे याद नहीं, 12 में। अब मान कर चलिए, एजुकेशन सिस्टम बदल गए, बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं और इसी वजह से जो पढ़ाई का काम हो रहा है इसमें बदलाव होना चाहिए। तो 12 में डीएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परीक्षा ली, क्योंकि ये 0 से 6 साल की उम्र वाला बच्चा होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। 9 महीना जब गर्भावस्था के अंदर बच्चा रहता है तब उसका पालन पोषण कैसे होता है और बाहर का जो वातावरण है इसकी इफेक्ट गर्भ में रहा हुआ बच्चा को कैसे होता है, ये सब चाइल्ड एजुकेशन में आता है। और हमारी जो महिलाएं कार्यकर्ती हो वो तो सिर्फ ग्रेजुएट है, अभी नई जो आ रही है वो एमए भी है या तो अच्छी पढ़ी लिखी भी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बच्चा को हम नहीं समझ पाएंगे। और इसी वजह से मैंने कहा था 2 बातें मैं इधर भी कहती हूँ। एक कार्यकर्तियों की एक तो परीक्षा लीजिए, परीक्षा के बाद कितनी हमारी कार्यकर्तियों फेल नहीं कहूंगी लेकिन अपना इम्प्रूवमेंट प्रदर्शित नहीं कर सकती, उनको फिर से पढ़ाइए और फिर से एग्जाम। एक छोटा सा चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स तैयार करिए और ये ट्रेनिंग में उनको दीजिए। मैंने 3 स्थान पर ट्रेनिंग दिलवाई थी, एक तो काशी में दिलवाई 3 दिन की, मथुरा में हुआ, कानपुर में किया और लखनऊ में। चाइल्ड साइकोलॉजी सीखने की आवश्यकता है। सरकार ये नहीं कहती कि जिसके चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़कर सर्टिफिकेट प्राप्त किया उसको भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बनाओ, नहीं, माँ का प्यार भी मिलना चाहिए, सहानुभूति से बच्चों के साथ बर्ताव होना चाहिए, अशक्त बच्चों को अलग से देखना चाहिए, परिवार के साथ वाद विवाद अच्छी तरह से होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को भोजन कैसा होना चाहिए, क्या घर में कुछ पढ़ाई हो रही, क्या प्रहलाद की वार्ता स्टोरी कोई कहता है घर में, तो प्रहलाद कैसे बने, क्या एकलव्य की कोई स्टोरी कहता है घर में, बिना टीचर कैसे अर्जुन को महान करता है। ये तो है, जैसे पढ़ोगे वैसा आपको
बड़ा होगा। और इतना नहीं, वो रिस्पॉन्स भी करता है, गर्भ में होता है, रिस्पॉन्स करता है। अच्छा वातावरण है तो शांति से झूला में जैसे होता है इसी तरह माँ के घर में पड़ा है। लेकिन आप जैसे ही ऐसे टीवी शुरू करोगे, इसमें मारामारी है, तो जरा करिए, पेट पर हाथ रखकर देखिए कि बच्चा पर क्या इफेक्ट, ये समझाने की जरूरत है। और इसी वजह से एक दिन का पूरा कार्यक्रम चाइल्ड साइकोलॉजी पर होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना। दूसरा, जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको नियम का बोलाइए आप, सब प्राइवेट हॉस्पिटलों को बुलाइए और दो बातें की बात करिए। एक, भ्रूण हत्या मत करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैंने गुजरात में काम शुरू किया है तो लोग मुझे कहते थे, हमारे विधायक भी मुझे मिलते थे, आनंदीबेन क्यों करते हैं, वो वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा इसके साथ जोड़ना है आप, इसी वजह से जीत कर आए हो आपने। अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हार कर घर पर जाएंगे, लेकिन भ्रूण हत्या तो बंद होनी चाहिए, उसको सोचो। कई लोगों को पकड़ा था, जेल में गए थे डॉक्टर, और इसी वजह से काम करवाओगे। महाराज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी, विधायक सदस्य पंकज गुप्ता जी, विधायक सफीपुर श्री बप्पा राणा दिवाकर जी, विधायक श्री राजेश रावत जी, विधायक मोहम्मदनगर श्री आशुतोष शुक्ला जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन यादव जी, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक जी, सभी जिला। बेटी ने विकसित भारत पर बात करी, शायद आपके दिल में कुछ न कुछ हुआ हो दहेज के बारे में, जब मैं बेटा बोलता था क्या स्थिति है। कल मैं सीतापुर में थी और जेल का भ्रमण किया। मैंने अधिकारियों को पूछा, दहेज प्रथा के कारण कितने कैदी इधर, उन्होंने बताया 30%। मतलब समाज में 30% दहेज प्रथा से जुड़े हुए हैं और दहेज में बेटियों को मार देते हैं, और इसी वजह से सजा और इसके बाद जेल की सजा। दूसरा मैंने पूछा, दूसरा नंबर पर कौन, तो दूसरे नंबर पर खून, हत्या, ये 30% है। और इसके अलावा 30% जमीन पर का मतलब है, जो आपको स्वामित्व का कार्ड दिया गया, किसी ने जमीन हड़प ली, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और जेल की सजा, तो 90% हुआ 3 में। अब सोचिए सरकार किस तरह काम करती है। स्वामित्व जिसकी जमीन है उसको मिलना चाहिए सर्टिफिकेट कि ये आपकी जमीन है, किसी ने हड़प कर ली है उसके छुड़वा कर उसको दे दीजिए। ये काम हर सरकार ने शुरू किया, स्वामित्व। और मैं मानती हूँ इसके कारण कई होने, कई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जमीन आपके नाम पर है, किसी ने छीनी नहीं। दूसरा, शिक्षा जो हमारे युवाओं को हम दें,
वो ही तय करेंगे कि शादी में हमें दहेज मांगना है कि नहीं मांगना। शिक्षा क्या काम की दहेज मांगने के लिए? बेटा को बेचना चाहते हो आप लोग, जैसे गाय भेड़ा बलद भेड़ बेचते हैं हम कि ले जाओ 1 लाख रुपया का है, एक गाय 50,000 रुपया की है। इसी तरह हम बेटा को बेचते हैं कि आइए आपकी बेटी का ब्याह करना है तो 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे दीजिए और बेटी को ले लीजिए। एक है दहेज। और इसी वजह से माताओं को भी कहती हूँ, आपके बेटों को पढ़ाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। आने वाली बेटी किसी की होगी, लेकिन आपकी घर की बेटी बनकर आएगी। इसी तरह सोचिए और इसी तरह उसकी ट्रीटमेंट करिए, उसका सम्मान करिए। और बेटी को बेचिए मत। तो ये 2 बातें हमारे दोनों बेटी बेटियों ने हमारे समक्ष रखा है। और मैं एक बात करना चाहती हूँ कि कम से कम सब लोग संकल्प करें कि अब हमारे यहाँ न बाल विवाह होगा, न कोई बेटे का हम विवाह करेंगे तो न कोई पैसे मांग करेंगे, न कुछ मांग करेंगे। ये संस्कार है, ये हमारा मिशन